हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 EVS की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं झूम खेती के बारे में, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीन खेती कहाँ पर या किस राज्य में की जाती है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। भोजन पकाने के तरीके, जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एक भोजन पकाने का तरीका नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी NCERT में 1 लाइन वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। ये हमारी क्लास नंबर 15 रहेगी। ठीक है, इससे पहले हमने 14 क्लासें कर ली हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी है आपके सीटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे झूम खेती क्या होती है। इससे आपका क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रखना है कि झूम खेती कहाँ पर कैसे की जाती है और ऐसे अन्य नाम मतलब कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झूम खेती यदि आपके ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको देखने को मिल जाएगा स्थानांतरित कृषि इसे कहते हैं। ठीक है, इसका अगला नाम होता है काटो और जलाओ कृषि, फिर इसे ही कर्तन और दहन कृषि और इसे ही बुश फैलो कृषि कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम हमारी झूम खेती के होते हैं। अब इससे कैसा क्वेश्चन बनता है, बहुत मतलब आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि वह कौन सी कृषि है जिसमें पेड़ों को कुछ समय के लिए मतलब काट करके जला करके कृषि को छोड़ दिया जाता है, फिर इसकी जो राख बन जाती है वो इसके लिए उर्वर होती मतलब उर्वरता का कार्य करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं झूम खेती होती क्या है। ठीक है, तो जो झूम खेती हमारी स्थानांतरित कृषि है, मानव की आदिम अवस्था का सूचक माना जाता है। मतलब बहुत पुराने काल से ही इस कृषि को किया जाता रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कुल्हाड़ी से बन के किसी भी खंड को साफ करके वृक्षों और झाड़ियों को जला दिया जाता है, और जब जला देते हैं तो उसके बाद कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है, और जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर यही क्रिया दोबारा से की जाती है। मतलब सबसे पहले जो वन का कोई एक खंड होगा उसको साफ करेंगे कुल्हाड़ी के माध्यम से, और वृक्ष जो और झाड़ियाँ होंगी उसको जला देंगे, फिर उस पर कृषि कार्य करेंगे। और जब वहाँ की कृषि की जो उर्वरता है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात कृषि बंजर हो जाएगी वहाँ की, तो उस स्थान को छोड़ करके यही क्रिया अन्य स्थान पर अन्य वनों के साथ में की जाती है। इसे ही काटना और जलाना यानी बुश फैलो कृषि इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो खेत होते हैं उसका आकार छोटा होता है, साथ ही साथ कई फसलें मतलब एक साथ कई फसलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो झूम खेती वाले खेत होते हैं उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झूम खेती में एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस भूमि में जो बांस होते हैं या अन्य जो खरपतवार उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं बल्कि काट कर जला दिया जाता है। ठीक है, उन्हें जड़ से उखाड़ते नहीं है बल्कि काट के जला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जलने से बनी जो राख होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर जलने से जो बनी राख होती है वो भूमि को उर्वर बनाती है। मतलब जो राख बन जाती है जलाने पर वनों को, वो भूमि को उर्वर बनाती है, और यह भूमि जो होती है खेती के लिए तैयार हो जाती है। उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता। याद रखना, भूमि को जोता नहीं जाता बल्कि हल्का सा खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका झूम खेती को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम कह दें कि जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर झूम खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर झूम खेती के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये नाम तो नहीं पूछे जाते, फिर भी आप एक बार देख लें कहीं, मतलब आप गूगल पर सर्च कर लें कि झूम खेती को कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झूम कृषि भारत के पूर्व मतलब पूर्वोत्तर कह दें या उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। और यदि आपसे राज्य पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में होती है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक मात्रा में जो झूम खेती है वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो हमने पूर्व क्लासों में पढ़ रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारा शिकारी पौधा होता है घटपर्णी जो नेफेंथिस होता है वो भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, इंडोनेशिया में तो पाया ही जाता है और ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ ही साथ भारत के किस राज्य में हमारा शिकारी पौधा देखने को मिलता है, आपको कमेंट्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टीन खेती। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक टीन जमीन का मतलब क्या होता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन बना हुआ था कि जो टीन खेती है वो भारत के किस राज्य में की जाती है। ठीक है,
तो देख लेते हैं टीन खेती क्या होती है। ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। तो टीन खेती जो होती है फसल उगाने की एक पद्धति है। क्या है? फसल उगाने की एक पद्धति है। और इस प्रकार की पद्धति में जो बीज होता है, यहाँ पर बीज होगा, बीज का जो मापन है वो टीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बीज मापन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर टीन के द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है आपका कि एक टीन जमीन किसे कहते हैं? एक टीन जमीन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताते हैं कि एक टीन बीज जितना होता है, मतलब एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जाता है उस जमीन को एक टीन जमीन कहते हैं, ठीक है। यदि 5 टीन जो बीज है, 5 टीन बीज जो होगा जितनी जमीन में बोया जाएगा उसे 5 टीन जमीन कहेंगे। इसी तरह से एक टीन बीज क्या होगा? एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाएगा उसे एक टीन जमीन कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। जितने टीन बीज उतने टीन जमीन होती है, ठीक। टीन खेती मिजोरम राज्य में की जाती है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में। तो याद रखना, टीन खेती किस राज्य में होती है? हमारी मिजोरम राज्य में की जाती है। और मिजोरम में जो टीन खेती होती है, इसका जो मतलब जो कृषि कार्य यहाँ पर किया जाता है वो साझा होता है, मतलब पार्टनरशिप के माध्यम से यहाँ पर जो कृषि कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको टीन कृषि के बारे में याद रखने हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन सा भोजन पकाने का तरीका नहीं है। आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन बना करके दे देंगे, जैसे कह देंगे सेंक करके, ठीक है। यहाँ पर फिर दे देंगे तल करके, फिर जैसे कह दिया उन्होंने गूंथ करके। तो गूंथ करके ये कोई भोजन पकाने का तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको अच्छे से ऑप्शन देखना है कहाँ पर किस तरह का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जो भोजन पकाने का तरीका होता है, पकाते कैसे हैं भोजन को? सेंक करके, तल करके। अब तल करके में उथला तल करके, ठीक है, गहरा तल करके, इस तरह से ऑप्शन भी बन सकते हैं आपके, भूंज करके और उबाल करके। तो ये क्या होते हैं? हमारे भोजन पकाने के तरीके जो आपके भोजन वाले टॉपिक में दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन भी आपका बनता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ दिया है नमी को पूर्णतया हटाने के लिए कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, क्यों? अब आपका ऑप्शन दे देंगे नमी को पूर्णतया हटाने के लिए, ठीक है, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, इस तरह के ऑप्शन आपके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो नमी को पूर्णतया हटाने के लिए जो बोतलें होती हैं उनको सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरसों का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्तियां होती हैं। इनसे मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सब्जी की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं, और साथ ही साथ इसके बीजों से तेल बनता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियां होती हैं तथा सब्जी की तरह प्रयोग में लाने के साथ ही साथ इसके बीजों से तेल बनाया जाता है। अब आपके ऑप्शन में दे देंगे सरसों, मूंगफली, ठीक है, कुछ भी दे दें। तो आपको याद रखना है कि जो सरसों का पौधा होता है इसमें पत्तियां होती हैं, सब्जी की तरह इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, और बीज जो होते हैं इससे तेल बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे कह देंगे सबसे पहले लोह तत्व की जब मनुष्य में कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब जो एनीमिया होता है, जब हम डॉक्टर के पास दिखाने को जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है एनीमिया से पीड़ित मरीज को दवाइयाँ तो देता ही है, साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने की सलाह देता है। तो ये फैक्ट याद रखना, एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में दे देंगे एनीमिया से पीड़ित मरीज के लिए निम्न में से किस चीज़ को खाने की सलाह दी जाती है? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां कह देगा। फिर नेक्स्ट दे देगा गुड़ या पालक, इस तरह से पालक भी हरी पत्तेदार सब्जियों में आ जाता है, ठीक है। और अन्य ऑप्शन बना करके दे देंगे। तो आपको याद रखना है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कि मानव के पेट में जो आमाशय रस होता है हमारा, उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदासीन होती है? तो आपको याद रखना है मानव के पेट में जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एक बीज नहीं है? क्वेश्चन क्या बनता है? निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, गेहूं, काली मिर्च, सौंफ और साबूदाना। तो आपको याद रखना है कि जो गेहूं होता है ट्रीटिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम होता है, काली मिर्च और सौंफ ये बीज होते हैं। हमने जब मतलब आपकी सेकंड क्लास थी उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से जड़ होते हैं, कौन कौन सी फसलें तने होते हैं, कौन कौन से बीज होते हैं, कौन कौन सी पत्तियां होती हैं।
ये सारा हमने आपको बता दिया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो गेहूँ है, काली मिर्च है और सौंफ है, ये बीज होते हैं, जबकि जो हमारा साबूदाना होता है यह बीज नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा एक बीज नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कहीं पर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि डेली हम आपको 8 से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको बहुत सारी मात्रा में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको झूम खेती, टीन खेती और मतलब भोजन पकाने के तरीके अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी करते जाना। थैंक यू।